हैं वो केमिस्ट्री का सेकेंड नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, जिसकी केमिस्ट्री में हर जगह जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिससे बनते हैं। देखो, क्वेश्चंस कठिन बनते हैं, इजी बनते हैं, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस किससे सबसे ज्यादा बनते हैं, हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, अभी शुरू करने जा रहे हैं, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर देखो, इससे कितने तरह के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में तो आता ही आता है, फिजिक्स में क्लास 12 का 3 चैप्टर इससे बनता है। देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फिर एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में हम लोग 3 तरह का मॉडल पढ़ते हैं। सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और उसके बाद बोर का एटॉमिक मॉडल आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। इसके बाद आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फिर आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आता है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। फिर आता है क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट, और क्वांटम नंबर के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। इतने टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे तो भाई क्वेश्चन अब नहीं आता है, लेकिन बाकी सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया भी जाता है। इतना चैप्टर है, इतने तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब यही चीज फिजिक्स में जब तुम क्लास क्यों इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में तो है ही, इसके अलावा फिजिक्स में क्लास 12 में एक चैप्टर ये है, बोर एटॉमिक मॉडल। क्लास 12 में फिजिक्स में क्लास 12 का आखिरी यूनिट होता है मॉडर्न फिजिक्स। उसमें तुम एक चैप्टर ये पढ़ोगे, बोर एटॉमिक मॉडल और स्पेक्ट्रम मिला करके एक चैप्टर है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिला करके एक चैप्टर है, 2 चैप्टर। और डी ब्रॉगली तो डी और एक डी ब्रॉगली का है, 3 चैप्टर क्लास 12 में तुमको फिजिक्स में मिलेगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कम से कम जेई में 2 क्वेश्चन आना ही आना है इससे, और नीट में 3 क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री वाले हिस्से से है। और फिजिक्स वाले हिस्से से जेई में 1 क्वेश्चन आएगा और नीट में 2 क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर तुम ये चैप्टर सही से पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में जेई में तुम 2 क्वेश्चन और फिजिक्स में 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और नीट में 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 2 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5 क्वेश्चन तुम नीट में कर सकते हो। मतलब जेई में तुमको 12 नंबर मिलेगा इस चैप्टर से, जितना पढ़ा रहे उससे। बाकी फिजिक्स में तो खैर इसके अलावा और भी चीजें हैं मॉडर्न फिजिक्स में, मतलब ये लेकिन एक पूरा यूनिट है, एटॉमिक फिजिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट है भाई, तुमको क्या मतलब है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, तुमको तो क्वेश्चन करने से मतलब है। तो जितना ये पढ़ा रहे हैं इससे जेई में तुमको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 केमिस्ट्री में वाले सेक्शन में, 1 फिजिक्स वाले सेक्शन में। और नीट में तुमको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 केमिस्ट्री वाले सेक्शन से और 2 फिजिक्स वाले सेक्शन से। ध्यान से पढ़ेंगे, जो पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे। पहली बात,
दूसरी बात, नोट्स सही से बनाएंगे। तीसरी बात, अभी किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, ना ही अगर आपके पास पहले से बुक है तो आप बुक के सीक्वेंस और हमारे पढ़ाने के सीक्वेंस को मैच मत करिएगा। हमको ये पता है कि कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन में कर सकें, और बोर्ड में तो तुम 100% क्वेश्चन करोगे, गारंटी। कंपटीशन में जितना भी पढ़ाया जाएगा, जितना पढ़ाएंगे, नोट से एग्जैक्टली तुमको 90% से 95% क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड में 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी किसी भी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये लिखो एक एक करके। इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस अलग पढ़ते हैं। हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल से शुरू करेंगे, और वो भी शुरू करने के पहले थोड़ा सा फिजिक्स की जरूरत पड़ती है इसमें, वो थोड़ा एक दो फॉर्मूला बताएंगे, फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के पहले 2-3 पॉइंट जान लो। पहला पॉइंट देखो भाई, चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसको हम लोग प्लस ई लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसको हम लोग माइनस ई लिखते हैं। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी अगर r है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, बस जान लो कि ऐसा होता है, क्योंकि भाई हमारी जरूरत है अभी यहाँ पे। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई r², जहां पर K कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इसी तरह से अगर ये दोनों चार्ज, अच्छा मान लो ये चार्ज है और ये चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा, तो हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर फोर्स एक दूसरे से दूर लग रहा होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि दोनों एक जैसा चार्ज होगा, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होगा, दोनों या तो नेगेटिव होगा। फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, जितनी केमिस्ट्री में जरूरत है उतना हम बता रहे हैं। एक और बात, ये दो चार्ज Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, जिसको U से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई r। बस यही फर्क है दोनों में, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम फोर्स निकाल रहे होते हैं तो चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते हैं, प्लस हो माइनस हो हमको उससे मतलब नहीं, हमको चार्ज की वैल्यू से मतलब होता है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होते हैं तो चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, मतलब प्लस है तो प्लस रखोगे, माइनस है तो माइनस रखोगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन होता है भाई, एक दूसरे की तरफ है तो हमको पता चल जाता है कि एक प्लस और एक माइनस होगा, एक दूसरे से दूर है तो हमको पता चल जाता है कि दोनों प्लस या दोनों माइनस होगा। पोटेंशियल एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो एक प्लस और एक माइनस चार्ज अगर तुम रखोगे, सपोज Q1 प्लस है और Q2 माइनस है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस हमको बताता है कि दोनों में अट्रैक्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस बताता है कि दोनों में रिपल्शन है। इसलिए फोर्स निकालते समय चार्ज को साइन के साथ, चार्ज के साइन की जरूरत नहीं है, चार्ज के वैल्यू की जरूरत है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय चार्ज के साइन की जरूरत है। तीसरी बात, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करती है, कोई भी चीज अगर सर्कल में मोशन कर रही है, तो कोई भी पार्टिकल यहां पर है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है
mv²/r, जहां पर इस पार्टिकल का मास m है, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का मास m है और इसकी वेलोसिटी या स्पीड v है। ठीक है, और जिस सर्कल में ये जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस r है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये तो खैर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही होगा, ये दोनों चीज आप फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। बस अभी जो हमारी जरूरत है ये जान लीजिए। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, जो फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। जैसे थोड़ा बहुत तुम पढ़े भी होगे, मान लो ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही होती है, तो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फिजिक्स में पढ़ोगे। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये अर्थ है और ये सन है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वही mv²/r के बराबर आती है। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है वो mv²/r के बराबर कर देते हैं। अब इसका यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी उसको लिखेंगे, पहले जान लो बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल only for single electron species। बोर थ्योरी ऐसी चीजों के लिए ही लगा सकते हो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लगा सकते हो। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो He के लिए बोर थ्योरी नहीं लगा सकते हो, लेकिन He+ के लिए लगा सकते हो, क्योंकि भाई He के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे He+, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। Li 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किसी एटम में से तुम जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हो उतना उसके ऊपर प्लस आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वाली चीजों के लिए ही बोर थ्योरी एप्लीकेबल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे बोर ने ये बताया कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मान लो इतना बड़ा एटम है, तो किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा वो एटम के सेंटर में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो सेकेंड पॉइंट, ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। सारा का सारा प्रोटॉन एटम के सेंटर में होगा जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in closed circular orbit of definite energy। These orbits are called स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस मान लो यहां पर होगा, जिसमें सारा का सारा प्रोटॉन होगा और इसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, लेकिन ये ऑर्बिट कहीं भी नहीं होगी। कहां पर ऑर्बिट होगी वो भी समझ लो। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट where its angular momentum क्या होता है? मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी m है, मास m है, वेलोसिटी v है, और इस ऑर्बिट का रेडियस अगर r है, ठीक है, mvr, तो इसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो h/2 पाई में किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आएगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी जगह घूम सकता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, तुम कहोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इंटू इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंटू वो ऑर्बिट का रेडियस, ये h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मान लो यहाँ पहला ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो mvr की वैल्यू h/2 पाई जहां पर होगी
वहां पर पहला ऑर्बिट होगा। दूसरा ऑर्बिट है n की वैल्यू 2, mvr की वैल्यू 2h/2π, जहां पर h एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, साइंटिस्ट के नाम पर है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। पाई तो पाई है ही, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं घूम रहा होता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है, जहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। पांचवा पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है, देन इट डज नॉट एमिट एनी एनर्जी, तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करता है। और छठवां पॉइंट, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम one stationary orbit to another। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन यही घूम रहा है, ये पहला ऑर्बिट है, तो यहाँ पर mvr की वैल्यू 1 इंटू h/2π होगी, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के ऊपर की तरफ, मान लो पहले से दूसरे ऑर्बिट में चला गया, अब दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा। कब तक घूमेगा, पहले ऑर्बिट में घूमने का तो जगह हमेशा घूमता रहेगा जब तक एनर्जी तुम नहीं दोगे, लेकिन जब तुमने एनर्जी दे करके पहले से दूसरे में भेज दिया तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10⁻⁻8 सेकंड तक घूम सकता है, उसके बाद वापस जहां से आया था वहीं चला जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिट से ऊपर जाता है, ऊपर मैक्सिमम 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, और फिर वापस ऊपर से नीचे जहां से चला था वहीं आ जाता है। खैर ये सब चीजें हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक चीज जान लो पहले, ये तो बेसिक चीज है, ये एज इट इज याद कर लो। बोर थ्योरी, बोर थ्योरी पहला पॉइंट ऐसी चीजों के लिए लगा सकते हो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा पॉइंट, प्रोटॉन एटम के सेंटर में होगा जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पर घूमेगा जहां पर ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास है, लिख देते हैं यहां पर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बाकी h और n लिख ही चुके हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है तो वो एनर्जी को अपने आप ना तो लेता है ना तो देता है। मान लो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, हम उसको एनर्जी दिए, एनर्जी लेकर के वो पहले से ऊपर के किसी दूसरे ऑर्बिट में मान लो चला गया, तो ऊपर के ऑर्बिट में वो मैक्सिमम 10⁻⁻8 सेकंड तक रह करके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखो फिर ये पूरी चीज लिखो, लिखो इतना।
भाई जब हम लिखा रहे हो तब तुम लोग नहीं लिखोगे। जब हम लिखा के कंप्लीट कर देंगे तो तुम लोग को समय देंगे लिखने का, तब लिखोगे। क्योंकि अगर हमारे लिखाने के साथ तुम लिखोगे तो तुम हमारी स्पीड को उस समय नहीं मैच कर पाओगे। भाई हमारा काम है, पहले एक बार हमने समझा दिया, लिखा दिया, पूरी सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हैं और बोल बोल करके लिखाया है। तो तुम इन सारी चीजों को जब लिखा देंगे, जब लिखा रहे हो, जब हम लिख रहे हो और समझा रहे हो तो शांति से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। लिखने का प्रॉपर समय मिलेगा, ये पूरा लिखने का टाइम हम आपको 5-7 मिनट 10 मिनट देंगे, ठीक है ना। आप हमारे साथ मत लिखिए, आप हमारे साथ लिखेंगे तो आपको लगेगा कि स्पीड बहुत तेज है, लेकिन हम पूरा लिखने का समय देंगे। फिर से सुन लो, एक इलेक्ट्रॉन वाली चीजों के लिए है। दूसरी बात, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर घूम रहा होता है जहां पर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। हमारे साथ मत